बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स 10th क्लास पहला चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज चल रही है। फर्स्ट हमने जो है वो कल 7 क्वेश्चन के आंसर जो है वो क्लियर कर लिए थे 7 तक। नेक्स्ट आज चलते हैं, हमारे पास नंबर 8 है। नंबर 8 पे क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होना लेकिन मैटर का ट्रांसफ़र ना होना। विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, मैटर के बगैर ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होना। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट कहता है बताते हुए इसको एक्सप्लेन करें, इसको जस्टिफाई करें, इसकी वजाहत करें। इसका मतलब क्या है। फर्स्टली हमने जो है वो पढ़ा है बच्चे वेव में कि वेव हमारे पास एक डिस्टर्बेंस है, जिसके वेव असल में हमारे पास एक डिस्टर्बेंस है मीडियम के अंदर, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास मैटर है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है थ्रू मीडियम। अच्छा, अब इसमें कैसे हमने बताना, वेव्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, ये अब लिखेंगे। फिर इसमें बिकॉज वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इस वजह से ये हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं कि ये हमारे पास जो है वो एनर्जी का एक तो ज़रिया है एक जगह दूसरी जगह ले जाने का, दूसरा इंफॉर्मेशन जो है, ये सिग्नल जो हैं बच्चे आपके पास मोबाइल के हैं, टेलीफोन के, हमारे पास टीवी के हैं, रेडियो के हैं, जितने भी सिग्नल्स हैं ये सारे के सारे वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, रेडियो वेव्स, एएम और एफएम वेव्स की फॉर्म में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफ़र्ड फ्राम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स, इसके ज़रिए से हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। एक्सपेरिमेंट, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ किस तरह से, वही है कि एक रस्सी को आप दीवार से फिक्स कर लें, दूसरा अपने हाथ में उसका एंड पकड़ लें। अब आपने अपने हाथ में जो एंड पकड़ा हुआ है इसको जो है वो अप एंड डाउन एक पुश देना है, एक मतलब इसमें एनर्जी क्रिएट करनी है, यानी एनर्जी इसको देनी, वर्क डन करना है, समझ लें अप एंड डाउन इसको। तो इसमें एक पल्स, एक रिपल क्रिएट हो जाएगा जो कि क्रस्ट की फॉर्म में होगा, और ये चलता हुआ दीवार की तरफ जाएगा और दीवार पे जाके इंसिडेंट होगा। इंसिडेंट होने से मुराद उसके ऊपर फॉल करेगा, तो फॉल होके रिफ़्लेक्ट होके वापस आएगा। जब ये रिफ़्लेक्ट होके वापस आएगा तो क्रस्ट का ट्रफ बन जाएगा। तो इधर से ही बच्चे एक बात याद रखनी है, माइंड में कंसेप्ट है ये वैसे आपने माइंड में याद रखना है, इधर आपकी बुक में नहीं, फर्स्ट ईयर में जाके आता है ये कि जब हमारे पास वेव जो है एक हल्के मीडियम से, यानी रस्सी स्ट्रिंग जो है वो हल्का रेयर मीडियम है, लतीफ़ मीडियम जिसको हम बोलेंगे, कसीफ़ मीडियम पे जाके फॉल करती है, यानी दीवार के ऊपर जाके जो है वो इंसिडेंट हुई है कसाफत, ज़्यादा कसाफत वाले पे, तो वो रिफ़्लेक्ट हो जाएगी, रिफ़्लेक्ट बैक विद जो है वो 180 डिग्री के फेस से ये जो है वो यानी क्रस्ट हो जाएगा, तो ट्रफ बन के वापस आएगा। ये याद रखना है आपने, जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी, और जब डेंसर टू रेयर जाती है तब अगर क्रस्ट गया है तो क्रस्ट ही वापस आता है। ये कंसेप्ट है जो कि आपने वैसे ही याद रखना है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में क्या बच्चे आपको दिखा नज़र आ रहा है जी, व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। असल में हमारी एनर्जी होती है मसल्स की, मस्कुलर एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो हम इसके ऊपर देते हैं, इसको रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है जी, वेव इसके अलॉन्ग ट्रैवलिंग मूव करना शुरू कर देती है। फिर पार्टिकल जो हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, पहले नंबर पे जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो हमारे हाथ के बिल्कुल नज़दीक वाले, जिनको हमने मूव करवाया, वो पार्टिकल्स अगले पार्टिकल्स अगले एडजेसेंट पार्टिकल्स सो ऑन, ये चला जाएगा नेक्स्ट ऑन तक। ऐसे ही समझ लें कि एक लाइन है, उसमें आपने जो है वो बच्चों को खड़ा किया हुआ है। अगर आप पहले बच्चे को धक्का देते हैं तो सारी लाइन पे जो है वो अफेक्ट होता है, यानी सारी लाइन पे वो धक्का जो है वो असर दिखाता है। क्या होता है असल में, आपने तो पहले बच्चे को धक्का दिया है तो अगले बच्चे जो है वो किस तरह गिर गए। फिर असल में जो आपने जिस बच्चे को पुश किया है वही पुश जो है वो बच्चा जो है वो अगले बच्चे पे गिरा है, वो पुश अगले मुंतकिल हो गया, सो ऑन। सेकंड वाला थर्ड पे, थर्ड वाला फोर्थ पे, इसी तरह से ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन आप अपनी जगह नहीं छोड़ते, मैटर उधर ही रहता है। मैटर विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, ये इससे हमने ये नतीजा निकाला कि हमारे पास मटेरियल का ये एक जगह दूसरी जगह नहीं चला जाता, मटेरियल वही है, वहीं पे ऑसिलेट कर रहे हैं पार्टिकल्स जो हैं मैटर के, मटेरियल के, लेकिन क्या होता है एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ने, पहला बच्चा जो है उसको एनर्जी मिली है, हमने उसको धक्का पुश किया है, तो जो
वो अब उसके पास जो एनर्जी है वो अगले बच्चे को वो जो है वो दे रहा है, मतलब वो उसके ऊपर गिर रहा है, गिर गया दूसरे बच्चे के ऊपर, तो दूसरा तीसरे के ऊपर, सो ऑन, ये एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, वो तो उधर ही हमारे पास जो है वो रहेंगे। ऐसे ही इसी में हम एग्जांपल ले लेंगे। सो ये है जी हमारे पास विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी, विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कैसे हमारे पास जो है वो मुंतकिल होती है। इसके अलावा इसी में ही बच्चे हमारे पास जो है वो और भी फैक्टर्स हैं जिनमें हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। पहले नंबर पे डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। सबसे पहले हमारे पास उस रेस्ट में है रस्सी, तो उसका डिस्टेंस जो है कितना हमने रखा, यानी ये कहने का मतलब ये है कि उसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होनी है वो किस पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले डिस्टेंस पे, मतलब एम्पलीट्यूड, इसको हम ले लेंगे। दूसरे नंबर पे एनर्जी इन वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ये हमारे पास असल में है एम्पलीट्यूड। पहला नंबर जो है वो डिस्टेंस है स्ट्रेस स्ट्रिंग का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, खिंची हुई तनी हुई रस्सी का मीन पोजीशन से डिस्टेंस। तो दूसरे नंबर पे एम्पलीट्यूड, सीधी बात कर रहा है वो। तीसरे नंबर पे है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से मुराद हमारे पास है नंबर ऑफ़ साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ़ शेक्स पर सेकंड। शेक से मुराद हमारे पास जितने हम उसको झटके दे रहे हैं 1 सेकंड के अंदर। तो स्ट्रिंग फास्टर होगी तो हमारे पास मोर एनर्जी पर सेकंड होगी और हायर फ्रीक्वेंसी होगी। अगर वेव जो है डिलीवर कर रहे हैं हमारे पास मोर एनर्जी पर सेकंड, तो पार्टिकल जो हैं वो तेज़ी के साथ आगे से आगे मूव करते जाएंगे। अगर हम जेंटली उसको जो है वो हल्का सा पुश किया है तो थोड़ी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी, थोड़ी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो नंबर ऑफ़ शेक्स पर सेकंड थोड़े होंगे, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड थोड़ी होंगी, तो लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये पहले भी हमने कंसेप्ट सीखा हुआ है। तो हाई फ्रीक्वेंसी की ये हमारे पास तरीका है कि हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स कैसे जनरेट करनी है। नंबर सेकंड पे आती हैं जी वाटर वेव्स। अब ये तो स्ट्रिंग में थी, अब वाटर वेव्स में हमारे पास इसी तरह से एक्सपेरिमेंट है कि एनर्जी कैसे एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। तो उसमें हमारे पास जो है वो कहता है कि तालाब के अंदर एक पत्थर फेंकें तो वाटर वेव जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी और वो मूव करना शुरू कर देंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो अगर आप एक हल्का सा काक जो है वो कागज़ का टुकड़ा जो है वो रख दें उधर, तो वो जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। ये जो हमारे पास कागज़ का टुकड़ा है, इट विल मूव अप एंड डाउन अलॉन्ग विद द मोशन ऑफ वाटर पार्टिकल बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव। सो इस तरह से ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। देख रहे हैं फिगर में आपको नज़र आ रहा है काक एंड वाटर अप एंड डाउन, सो एनर्जी ट्रेवल इन द डायरेक्शन। काक उधर ही मूव करता रहेगा जबकि एनर्जी हमारे पास जो है एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। एम्पलीट्यूड किस तरह से है वो देख लें, उसका थोड़ा सा उसने बताया हुआ। एनर्जी कैरिड बाय अ वेव डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। लार्जर इज़ द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी द ओशन एनर्जी कैरिड बाय द वेव्स। जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। डायरेक्ट रिलेशन है, याद रखना बच्चे। जैसा कि हम एक रस्सी को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर जो है वो उसको शेक कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव करवा रहे हैं, तो उसमें एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा और एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से समंदर के अंदर लहरें जब बड़ी बड़ी होती हैं, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उनका, तो फिर उनमें हमारे पास जो है वो एनर्जी भी ज़्यादा होती है। जो कि एक देखें उसने लिखा हुआ है ओशियन वेव्स ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड में जॉल्ट इवन अ लार्ज शिप। एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ जो होता है उसको भी जो है वो झटके लगते हैं जब ये वेव्स जो हैं वो ये जो हमारे पास वाटर वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं उसमें से। तो आगे चलते हैं, इसमें एक छोटा सा फैक्टर फ्रीक्वेंसी का है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव कैरी मोर एनर्जी और देन लो फ्रीक्वेंसी वेव, ये तो हमने पढ़ लिया है। नंबर थर्ड है जी अमाउंट ऑफ मैटर। अब मैटर है हमारे पास, वेव एनर्जी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर। इस पर मैटर की अमाउंट पे डिपेंड कर दिए। जैसा ज़्यादा हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे तो ग्रेटर अमाउंट जो है वो एनर्जी की ट्रांसफ़र हो सकती है। ओशन वेव कैरी मोर एनर्जी देन कैनाल वेव्स। इसका मतलब क्या हुआ, समंदर में ज़्यादा पानी होता है, एक नहर में, कैनाल में थोड़ा पानी है। जब जिधर पानी थोड़ा तो उधर पार्टिकल्स भी थोड़े हैं तो वेव्स भी हल्की बनेंगी, छोटी बनेंगी, लो फ्रीक्वेंसी की होगी, कम एनर्जी की होंगी। लेकिन अगर समंदर में चले जाएं हम तो उधर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो हमारे पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी और हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स बनेंगी। लो जी, ये था हमारे पास आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑफ वेव विद जो है वो रिपल टैंक, विद द हेल्प ऑफ अ रिपल टैंक। ये हमने जो है वो फॉलोइंग कौन से हैं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और डायफ्रैक्शन है। बुक्स आपने खोली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें ज़रा, इसमें हमने 3 फिनोमिनाज जो हैं इनको एक्सप्लेन करना है, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं रिपल टैंक की मदद से।
मैंने बताया था आपको कि ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें तीनों हेडिंग उसने दे दी हैं, आपने थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में बता देना, ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो जाएगा। सबसे पहले है जी रिफ्लेक्शन। इसी तरह से मैंने आपको ये समझाया हुआ, पहले इसकी डेफिनेशन है, इसमें अपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उस हमारे पास है जी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये याद रखना है। फिर आगे एक्सपेरिमेंट है, ये फिगर अच्छी तरह से आपको क्लियर होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास होगा। सो आगे चलते हैं, इसमें ये थी रिफ्लेक्शन। आगे हमारे पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की भी सबसे पहले डेफिनेशन है, ये भी हमने की है एक्सप्लेनेशन इसमें, कि हम जब रिपल टैंक के अंदर एक ब्लॉक रख देते हैं, शैलोर वाटर और हमारे पास जो है वो लेस शैलोर वाटर बनाते हैं हम उसमें, तो फिर उसमें हमारे पास चेंज क्या होता है जी, स्पीड। ये बहुत अहम है, इसको अच्छी तरह याद रखने में दोहरा देता हूँ। स्पीड ऑफ वेव इन वाटर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ वाटर। जहाँ स्पीड हमारे पास लेस होगी शैलो वाटर होगा, जहाँ पे डीप वाटर होगा ज़्यादा स्पीड होगी। सो इस तरह से वेवलेंथ का रिलेशन इसमें। फिर आगे इंपॉर्टेंट नोट के आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसमें ये फिगर आपने बनानी है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ वेव फ्रंट, ये वाली, तो ये आपके पास रिफ्रैक्शन हो जाएगी मुकम्मल। आगे थर्ड वन है जी, इसमें डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन है। फिर इसमें स्लिट दी हुई है कि हमारे पास किस तरह से एक स्लिट के थ्रू जो है वेव्स जो है वो बनती हैं, प्लेन वेव फ्रंट स्फेरिकल वेव फ्रंट में कैसे कन्वर्ट होता है। यहाँ हमारे पास डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कब कब हम देख सकते हैं, तब देख सकते हैं जब हमारे पास स्लेट्स का दरमियानी फासला जो है, ये याद रखनी बात जो मैं बोल रहा हूँ, स्लेट्स का दरमियानी फासला जो है उसका डिस्टेंस और जो हमारे पास वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ ये कंपेरेबल होंगी, तो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना देखा जा सकता है, अदरवाइज़ हम इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। लो जी, ये क्वेश्चन इधर तक हो गए। नंबर 9 नंबर है जी आगे 10, आखिरी इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डज़ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ। कहता है क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से किसी वेव की वेवलेंथ भी बढ़ जाती है उसकी। इफ़ नॉट हाउ आर दीज क्वांटिटीज़ रिलेटेड। अगर नहीं, पहले तो वो पूछ रहा है हाँ या ना, अगर नहीं, वो कहता है अगर नहीं होता, मतलब ये इस तरह इंक्रीज़ नहीं होती, तो हमारे पास फिर इनका रिलेशन क्या है। तो इसका आंसर तो नो ही है, मतलब फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से वेवलेंथ इंक्रीज़ नहीं होती बल्कि डिक्रीज़ होती है। कैसे पता चला आपको, फार्मूला आपके सामने v इक्वल टू एफ लेमडा वाला, लेमडा क्या आ गया v ओवर एफ, तो क्या फार्मूले से क्लियर हो रहा है कि लेमडा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है बच्चे, कैसा रिलेशन है, ये इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन में हमें पता है अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी उसी तनासब से कम होती है, यानी वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फिर वेवलेंथ को कम होना चाहिए। सो इस तरह से हमें पता चला कि ये इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा, तो वो भी इसने बता दिया है। हैंस दिस इक्वेशन वी कंक्लूड, क्या हम नतीजा इधर से क्या निकालते हैं जी, फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ वेव इंक्रीजेज देन देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस, उसकी वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी जबकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाएगी। ये इनका रिलेशनशिप है जो हमने v इक्वल टू एफ लेमडा से पढ़ा हुआ है। इसको बच्चे अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना, ये अहम क्वेश्चन है इसका। इधर तक हो गए आपके क्वेश्चन ख़त्म। आगे हमारे पास है जी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें से आज हमने जो है वो पहले 3 क्वेश्चन करने, ये भी बहुत ईजी है लेकिन कंसेप्ट इनमें है। अगर आपके जो आर्टिकल्स क्लियर हैं, जो हमने पढ़े हुए पीछे समझे हुए हैं, तो हल्के हल्के छोटे छोटे पॉइंट हैं और कुछ नहीं है इनमें। तो देखें, फर्स्टली हमारे पास इसमें क्या है, नंबर 10 में हमारे पास जो है 10.1 जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ डबल कर दी जाए, सिंपल पेंडुलम की लेंथ डबल कर दी जाए, तो व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड, उसके टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, हमने पढ़ा t इक्वल टू बाई अंडर रूट एल ओवर जी, नज़र आ रहा है लिखा हुआ आपको। तो हमने 2 टाइम जो है वो इंक्रीज़ करना है लेंथ को, यानी l इज़ इक्वल टू 2l कर देना। l को हमने क्या कर देना बच्चे, 2l। ये देखें, अगर l इज़ इक्वल 2l हो जाए देन अबव इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी जी, आपने t डैश t इज़ इक्वल टू बाई अंडर रूट 2l ओवर जी कर देना है। 2 जो है अंडर रूट में उसको अलहदा कर लें, बाकी 2 बाई अंडर रूट एल ओवर जी सिंपल वैसे ही लिख दें, 2 अंडर रूट इंटू टी आ जाएगा, टी वही t इज इक्वल टू बाई अंडर रूट एल ओवर जी। सो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लेंथ के डबल करने से क्या हो गया, अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। ये नतीजा कंक्लूजन आप शुरू में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिखना है आपने। इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम बिकम डबल देन इट्स टाइम पीरियड इंक्रीजेज बाई अंडर रूट 2 टाइम्स, 2 टाइम नहीं कहना, अंडर रूट 2 टाइम्स है ये।
आगे चलते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन ये वो अहम है, 10.1 क्वेश्चन, अच्छी तरह कर लेना इसको तैयार आपने। बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग। मतलब ऊपर से हम किसी ख़ास हाइट से, एक बुलंदी से बॉल को नीचे फर्श पे फेंकते हैं तो वो बाउंस करना यानी ठिप्पे करना शुरू कर देती है। इज़ द मोशन ऑफ बॉल सिंपल हार्मोनिक। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है? एक्सप्लेन करें। तो क्या बच्चे हमने पढ़ा था, ये हमने पीछे भी क्वेश्चन किया है। नहीं, ये हमारे पास इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो किस तरह से, ये इसकी जो बेसिक कंडीशंस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको फुलफिल नहीं कर रही। कौन सी बेसिक कंडीशन है? हमने पढ़ा ए प्रोपोर्शनल, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जबकि फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये कंडीशन है, क्या ये फुलफिल हो रही है? इसमें नहीं हो रही। अ बॉल ड्रॉप्ड ऑफ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर कीप्स बाउंसिंग अप एंड डाउन। मोशन जो है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं फॉलो कर रही। ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स को नहीं फॉलो कर रही, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स को नहीं फॉलो कर रही। सो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हुई। नंबर है जी 3 हमारे पास। स्टूडेंट परफॉर्म्ड 2 experiment with a simple pendulum. He or she used 2 bobs of different masses by keeping other parameter constant. मतलब जो है सिंपल पेंडुलम एक बनाया 2 बच्चों ने, 2 बच्चों के पास समझ लें 2 सिंपल पेंडुलम हैं। उनमें जो हमारे पास बॉब्स गोलियां हैं उनके मैसेज डिफरेंट मैस की हमारे पास जो है वो गोलियां हैं। टू हिज हर astonishment द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिड नॉट चेंज। वो हैरान हुए कि मतलब हमने बॉब जो है उसको चेंज किया है, गोली को मैस को चेंज किया है। एक दफ़ा बड़ी गोली ली ज़्यादा मैस वाली, एक दफ़ा छोटी गोली ली थोड़े मैस वाली, लेकिन टाइम पीरियड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो क्या उनको हैरान होना चाहिए कि हमने मैस को चेंज किया लेकिन सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ा? मुझे लगता है आपको तो नहीं होना चाहिए, हमें हैरान नहीं होना चाहिए। क्यों? हमें पता है, क्या पता है हमें कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है लेंथ पे और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। यानी फार्मूला जो सामने लिखा हमें समझ आ रहा है, फार्मूला हमें पता कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का T = 2π√L/g है। यानी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जी पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर टाइम डिपेंड कर रहा है। सिंपल पेंडुलम का गोली के मैस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये तो पहले भी हम सीख चुके, मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड गोली के मैस पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे और जी पे डिपेंड करता है। और इसी तरह से जो हमारे पास है, अगर आप मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो वो मैस पे डिपेंड करता है, लेकिन इधर हमारे पास सिंपल पेंडुलम मैस पे डिपेंड नहीं करता। तो फार्मूला लिखा उसने कहा जी ये फार्मूला हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ द बॉब, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन एज। सो ये डिपेंड करता है जी हमारे पास सिंपल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है जी, L = L1 + R। अब L1 क्या है? ये स्ट्रिंग की लेंथ है, मैंने बताया था आपको जब हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था। और R क्या है हमारे पास? इसमें ये रेडियस है ऑफ द बॉब, यानी रेडियस की भी लेंथ उसमें शामिल होनी है। सो ये एक तो लेंथ हो गई। दूसरे नंबर पे G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, और G जो है हमारे पास ये इन्वर्सली इसमें इन्वर्स रिलेशन में है। सो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है इंक्रीज़ करेगा ऑफ द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज G डिक्रीजेज एट मून। G जहाँ पे G कम होती जाएगी टाइम पीरियड बढ़ता जाना है। सो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट डिपेंड किन फैक्टर्स पे नहीं करता। फार्मूले को देखते हुए हमने ये तो बताया कि लेंथ और जी पे डिपेंड करता है, तो और किन पे डिपेंड नहीं करता? वो मैस ऑफ पेंडुलम यानी मैस ऑफ द बॉब, इस पे डिपेंड नहीं करता, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। तो मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों को हैरान होना चाहिए। अगर उन्होंने ये पढ़ा हुआ है तो उनको ये पता होगा कि इनका टाइम पीरियड सेम ही आना है, चेंज नहीं होना अगर हमने बॉब का मैस चेंज किया है। हाँ, अगर लेंथ चेंज करें या हमारे पास जो है हम उसमें जो हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी उसको किसी हाइट पे ले जाए, तब ये टाइम पीरियड के ऊपर असर पड़ सकता है। ये बात याद रखनी है। दूसरी बात इसमें एक मेरे माइंड में जो आ रही है, अभी आपके माइंड में भी आ रहा होगा क्वेश्चन, कि जब हम बॉब चेंज करेंगे तो क्या रेडियस नहीं चेंज होगा उसका? बिल्कुल होगा चेंज। अगर आप छोटी या बड़ी बॉल लेंगे तो वो हमारे पास रेडियस उसका चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक ही रेडियस की बॉल का मैस कम ज़्यादा करें तब हमारे पास कोई असर नहीं पड़ेगा। सो ये बच्चे याद रखना है, बहुत अहम क्वेश्चन है ये वाला।
इसी पे जो है हम आज का जो है वो लेक्चर ख़त्म करते हैं। हमारे पास 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गए हैं और बाकी हमारे पास जो क्वेश्चन थे 10 के 10 क्वेश्चन पहले वो भी क्लियर हो गए हैं। ये अच्छी तरह से इनको आपने क्या करना है, याद करके एक दफ़ा लिख के देखें। ख़ास तौर पे ये वाले जो क्वेश्चन है ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये पहले वाला क्वेश्चन और तीसरे वाला क्वेश्चन, ये अच्छी तरह बच्चे आपके क्लियर होने चाहिए। इनमें अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ईजीली जो है वो इसको पूछ सकते हैं। अच्छी तरह से बच्चे इसको तैयार कर लें। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे। खुदा हाफिज़।